तो कहूँगी हर बच्चों को पढ़ना चाहिए, हमारी सोसाइटी को बदलना चाहिए कि लड़कियाँ भी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे उस ज़माने मेरे फादर ने कहा नहीं पढ़ना है, आज हर पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि हमारे बच्चे को पढ़ाना है। हालांकि आजकल पढ़ाने भी लग गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ के साथ लगन, मेहनत, बैलेंसिंग इन फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ ज़रूरी है। कि कुछ तो करना ही है आगे, तो ये सेट किया कि जैसे मेरे हस्बैंड का ननिहाल दौसा है और हमारा जो क्षेत्र जिला है वो बसवा गांव में हमारा मेरे पति का घर है, मतलब मेरा ससुराल है। तो हमने ये सोचा कि भाई हम अपने ही एरिया की सर्विसेज दें, जहाँ पे हमने अपना एजुकेशन ली है, जहाँ से हमने अपनी सर्विसेज, हमें इतना कुछ मिला है तो हम वहीं पे अपनी सर्विसेज दें। तो ये ख्याल आया कि हम दौसा जाके अपना हॉस्पिटल खोलें। और मेरी मदर इन लॉ कैंसर से एक्सपायर हुई थी, तो हमने अपनी मदर इन लॉ की मेमोरी में श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल दौसा में स्थापित किया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। आज हम आए हुए हैं अतुल्य अस्पताल में, जहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं अपने चिकित्सा क्षेत्रों में जो स्टार मानी जाने वाली और बहुत ही विख्यात महिला रोग विशेषज्ञ हमारे साथ में डॉक्टर शर्मिला जी मौजूद हैं। इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेरणा देता है किस प्रकार से चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े रहकर एक महिला के रूप में किस प्रकार से अपने आप को निखारा जाता है, अपनी मेहनत और लगन से जो व्यावसायिक रूप होता है उसको कैसे एक अपने जीवन साथी के साथ में चलते हुए अपने ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाया जाता है। डॉक्टर शर्मिला जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवनीत प्रखर की तरफ से। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज आपने हमारा इंटरव्यू लिया और मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका चिकित्सा क्षेत्र में इतना नाम बना है, आज आप वर्तमान में क्या क्या कार्य कर रहे हैं? मैं देखिए बेसिकली मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, जो कि ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी को हम डील करते हैं, जिसमें हमारे महिलाओं का जितनी भी बीमारी होती है मैं सबका इलाज करती हूँ। जैसे कि डिलीवरी कराना, प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, गायनेकोलॉजिस्ट जो महिलाओं के स्त्री रोग विशेषज्ञ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पेट दर्द है, ब्लीडिंग एक्सेसिव है, किशोरावस्था में पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम, वो सारी मैं ट्रीट करती हूँ। ट्रीट करते हैं। अच्छा, विशेष अभी आपने जो बताया ये इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे जो मतलब निसंतान है, महिलाएं जिनके संतान नहीं होती उनके लिए आजकल का जो सिनेरियो है और एनवायरनमेंट है, जैसे लेट मैरिजेज हो रही हैं और लड़कियां भी बाहर कदम रख रही हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन में जा रही हैं, कुछ एक्टिविटीज़, उनका लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ी इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रही है। तो हम उनके हार्मोन स्टडी, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से बढ़ती जा रही है, मैं उनका भी ट्रीटमेंट करती हूँ। अच्छा, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा मैम, बचपन में कब जाकर आपको ये ख्याल आया कि मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए और महिलाओं के लिए कार्य करना चाहिए? कहाँ पर विचार बना? क्योंकि स्कूली शिक्षा शायद आपका जन्म एक गांव से हुआ, गांव के बाद में आप परिवार के साथ में गाज़ियाबाद शहर में बसे, वहाँ पर स्कूली शिक्षा सामान्य रही, फिर वहाँ कहाँ पर एक जो जीवन का बदलाव आता है जिसे कहा जा सकता है, वहाँ कहाँ आया कि जहाँ चिकित्सा क्षेत्र का रुझान हुआ? देखिए इसमें जो है मेरे पिताजी का, मेरे पापा जो हैं आज नहीं है वो इस दुनिया में, उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बचपन से ही उनको था कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने चाहिए और उनका था कि डॉक्टर बने और समाज सेवा करे। उनका ये मोटो था कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन देनी है, तो उन्होंने कहा शर्मिला तेरे को डॉक्टर बनना है। तो कुछ मैं पढ़ाई में सिंसियर भी थी और पापा ने जैसे मेरे को गाइड किया कि भाई तेरे को डॉक्टर बनना है, तो उसी डायरेक्शन में 8th 9th के बाद साइंस बायोलॉजी लेते हैं, जैसे ना कि साइंस मैथ लेते हैं, साइंस बायोलॉजी। तो पापा के कहने से मैंने साइंस बायोलॉजी ली
और अपनी पढ़ाई चालू करी धीरे धीरे। हमें तो उस टाइम ये ज़माने पता नहीं था कि पीएमटी दिया जाता है, तो जैसे 12th में पता चला कि पीएमटी देते हैं, तो पीएमटी का एग्ज़ाम दिया और बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी। कोचिंग भी कुछ ट्यूशन्स लिए थे थोड़े बहुत, जिसकी वजह से अच्छे नंबर आए मेरे और मुझे बहुत अच्छी रैंक के साथ केजीएमसी मेडिकल कॉलेज मिला। लखनऊ में आपने एमबीबीएस की शिक्षा ली, उसके बाद में आप जयपुर आए। जयपुर शिक्षा के लिए आए थे या फिर कोई उससे पहले भी कभी जयपुर का विचार था कि भाई मैं कुछ दिनों बाद या फिर कभी जयपुर रहूँगी? तो क्या, जैसे हम राजस्थानी हैं तो हम अपनी मेरे पापा को मैंने आपको बताया जैसे कि एजुकेशन में बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो अपने बिज़नेस के साथ साथ एजुकेशन के लिए गाज़ियाबाद सेट हो गए, क्योंकि गाज़ियाबाद में अच्छा पढ़ाई का वो था। और जैसे मैं डॉक्टर बनी तो जैसे एमबीबीएस किया। एमबीबीएस का रोल ज़्यादा नहीं होता जब तक कि आप किसी स्पेशलिटी में आप अपना कार्य नहीं करें। तो स्पेशलिटी करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा इंटरेस्ट था कि जैसे मैं महिला हूँ तो अपन महिलाओं की सर्विसेज ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने प्री पीजी की तैयारी करी, जिसको आज के ज़माने में नीट और वो सब बोलते हैं ना, उस टाइम प्री पीजी बोलते थे। तो मेरा ऑल इंडिया से सिलेक्शन हुआ और राजस्थान में मेरे को गायनेकोलॉजी की पोस्ट मिली। तो मैं यहाँ पढ़ने आई थी। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मेरे घर वालों ने लड़का वड़का देखा, तो वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जोधपुर में पीजी कर रहे थे। तो शादी हो गई तो परमानेंट सेट हो गए, जयपुर आ गए। अच्छा, तो शादी के बाद में आपके जीवन में एक बहुत बढ़िया जो अचीवमेंट माना जा सकता है, अस्पताल की आपने स्थापना की। अस्पताल की स्थापना के पीछे क्या रहा? क्योंकि आपने शायद 1 साल तक किसी प्राइवेट अस्पताल में आपने चिकित्सा सेवाएँ भी दी। वहाँ पर किस प्रकार से मन बनाया कि अब खुद का कुछ करना चाहिए? पति का सहयोग किस प्रकार से रहा? देखिए, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल दुर्लभ जी में काम किया। काम सीखना भी होता है, स्पेशलिटी बहुत अच्छा काम मैंने सीखा हुआ डॉक्टर फयाज़ के अंडर में। फिर धीरे धीरे ये था कि कुछ तो करना ही है आगे। तो ये सेट किया कि जैसे मेरे हस्बैंड का ननिहाल दौसा है और हमारा जो क्षेत्र जिला है वो बसवा गांव में हमारा मेरे पति का घर है, मतलब मेरा ससुराल है। तो हमने ये सोचा कि भाई हम अपने ही एरिया की सर्विसेज दें, जहाँ पे हमने अपना एजुकेशन ली है, जहाँ से हमने अपनी सर्विसेज, हमें इतना कुछ मिला है तो हम वहीं पे अपनी सर्विसेज दें। तो ये ख्याल आया कि हम दौसा जाके अपना हॉस्पिटल खोलें। और मेरी मदर इन लॉ कैंसर से ही एक्सपायर हुई थी, तो हमने अपनी मदर इन लॉ की मेमोरी में श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल दौसा में स्थापित किया। दौसा में आपने अस्पताल स्थापित किया। वहाँ पर कितने समय तक आपने चिकित्सा क्षेत्र में आप पूर्णतः वहीं पर एकाग्रचित्त होकर आपने सेवाएं दी, और उसके बाद में जो जयपुर शहर में आपने कदम रखने का कब विचार किया? देखिए, दौसा में हमने हॉस्पिटल खोला था 1998 में, तो हमारा बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा था। और फिर इसी बीच मेरे 2 बच्चे हो गए, ट्विन्स हो गए, तो उनको हम हॉस्पिटल के साथ साथ उनको भी बड़ा करने लगे। जब 3-4 साल के मेरे बच्चे हो गए, हमने मतलब ऑर्थोपेडिक्स और गायनी अच्छा सेटअप हो गया था, क्योंकि दौसा में इतनी स्पेशलिटी पहले थी नहीं। जब हमने चालू किया तभी थी। फिर 3-4 साल बाद जब बच्चे बड़े होने लगे तो लगा एजुकेशन उनकी भी ज़रूरी है, जैसे हमने पढ़ाई की हमारे बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए। तो इस प्लान से हमने कहा बच्चों को जयपुरी, क्योंकि उस टाइम अच्छे स्कूल नहीं थे दौसा में, ज़्यादा बहुत छोटे छोटे बेसिक स्कूल थे, तो आगे की पढ़ाई कैसे होगी। हॉस्टल में डालने का ज़्यादा मन नहीं था कि हम अपने बच्चों को खुद ही पालें। तो हमने जयपुर में एक प्लान किया कि एक जयपुर में भी हॉस्पिटल खोलते हैं और बच्चों को पढ़ा लेंगे धीरे धीरे। बस इसी उद्देश्य से हमने जयपुर में अतुल्य हॉस्पिटल की स्थापना की और बच्चों को आगे आगे हम पढ़ाने लगे। उसकी हमें सक्सेस भी मिली। हमारे दोनों बच्चे भी दोनों डॉक्टर बन गए, एक एसएमएस से पढ़ा, एक आरयूएचएस से पढ़ा। तो हमें जयपुर आने का ये बेनिफिट हमें मिला और हमारा हॉस्पिटल भी चल गया। तो आज की तारीख में हमारा श्यामा देवी मेमोरियल भी चल रहा है और अतुल्य हॉस्पिटल भी चल रहा है। अतुल्य अस्पताल में आप किस पोस्ट में अभी हाल फिलहाल? मैं यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ और पूरे गायनिक जो डिपार्टमेंट है उसकी इंचार्ज हूँ, और जो भी साथ में काम होता है वो सारे करती हूँ यहाँ पे। जिस प्रकार से आपका जो निजी जीवन है, पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, और काफ़ी जिम्मेदारी एक महिला के रूप में होती हैं, तो उसमें समय किस प्रकार से निकालते हैं? अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऐसे में किस प्रकार से समय को मैनेज करते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो मेरे हस्बैंड का है।
वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को कि हॉस्पिटल भी संभल जाए और घर भी संभल जाए। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ वो शेयर करते हैं मेरे साथ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ बिज़ी हूँ नीचे, तो वो फैमिली को संभाल लेते हैं, और अगर वो बिज़ी होते हैं तो मैं फैमिली को संभाल लेती हूँ। तो हमारा दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, उस वजह से दोनों चीज़ संभल जाती है। और ऊपर नीचे हॉस्पिटल और घर है, तो कभी भी नीचे आ जाओ, कभी भी ऊपर आ जाओ। तो और जो हमारी इन लॉज की फैमिली बड़ी सपोर्टिव है। जैसे मेरे फादर इन लॉ है, वो 94 ईयर्स के हैं, पर वो समझते हैं कि मेरी प्रैक्टिस है, मेरा काम है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते कि ठीक है, उनको टाइम टू टाइम जो हो जाता है वो ठीक है, बाकी वो अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बच्चों का डॉक्टर बनने के पीछे किस प्रकार से आपके संस्कार रहे, क्या विचार रहे? देखिए, हम दोनों डॉक्टर हैं, दोनों प्रैक्टिसिंग हैं, और बच्चे भी धीरे धीरे हमको देखते रहे और पढ़ते रहे। हमने यहाँ जयपुर में एजुकेशन के लिए उनको लेके आए थे कि उनको भी हमें अच्छे से पढ़ाना है। 10th में आके उनको रियलाइज़ हुआ कि जैसे मेरे पापा मम्मी डॉक्टर हैं और उनकी जो रेपुटेशन है, तो हमें भी यही काम करना है और हमें भी अच्छा काम करना है। इस वजह से दोनों ने बायोलॉजी ले ली और आगे उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कर ली, और किस्मत से दोनों का सिलेक्शन भी जयपुर में SMS में और RUHS में हो गया। एक सक्सेस नारी के रूप में आप मानी जा सकती हैं, तो सक्सेस नारी होने के नाते आपका कर्तव्य भी बनता है कि जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, उनको आप अपने विचार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगी हर बच्चों को पढ़ना चाहिए, हमारी सोसाइटी को बदलना चाहिए कि लड़कियाँ भी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे उस ज़माने मेरे फादर ने कहा नहीं पढ़ना है, आज हर पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि हमारी बच्ची को पढ़ाना है। हालांकि आजकल पढ़ाने भी लग गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ के साथ लगन, मेहनत, बैलेंसिंग इन फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ ज़रूरी है। उससे आप सक्सेसफुल वुमेन बन सकते हैं। टाइम लगता है धीरे धीरे, जैसे आज हमें भी बहुत साल लग गए, तो धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन आप अचीव कर लेते हो। और एक थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी भी करते रहना चाहिए, जिससे समाज में आप प्रेरणा दे सको। हम महिलाओं को एजुकेट भी करते हैं, और कुछ जैसे भी उनको ज़रूरत पड़ती है, किसी भी लड़की को या गरीब होती है, हम उसको एजुकेशन के लिए सपोर्ट भी करते हैं। अस्पताल के थ्रू आप सामाजिक सेवाएं देते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से कौन सी सेवाएं जो कि समाज को बहुत ही बेहतरीन राह पर चिकित्सा क्षेत्र में ले जाती है? मेरे उसमें 2-3 ज़रूरी हैं। जैसे कि हम मेडिकल लाइन से हैं, तो सबसे पहले हम मेडिकल सर्विसेज ही दे सकते हैं कि भाई फ्री कैंप लगाएं। आजकल लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के कैंप हम लगाते रहते हैं कि साल में 20-30 कैंप तो हम फ्री लगा देते हैं। हमारी इनरव्हील सोसाइटी है, वो मिलके लगा देती है। साथ में मैं बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल की ही एक्टिविटी करें, ब्यूटी पार्लर कोर्स और ये सब भी कराते रहते हैं, जिससे कि उनको एक रोज़गार का अवसर मिले और वो कैसे तैसे अपना रोज़गार कर लें। और साथ में थोड़ा सा ओल्ड एज के लिए हम ज़रूर काम करते हैं कि हम एक वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं, और जो भी ओल्ड पीपल होते हैं उनकी टाइम टू टाइम सर्विसेज करते रहते हैं फ्री में। मैंने आपके जो दौसा वाले अस्पताल है उसके बारे में एक विशेष बात सुनी कि आपने नसबंदी का जो इलाज है, जो ऑपरेशन है, वो निःशुल्क कर रखा है। उसके पीछे का क्या है, आपके विचार क्या है? ये धीरे धीरे चालू हुआ कि गवर्नमेंट से धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन मिली, उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि प्राइवेट में भी फ्री नसबंदी करी जाए। तो हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के थ्रू ही फ्री नसबंदी प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, और आज हम 1000 से 1500 नसबंदी पर ईयर कर लेते हैं, और हमें दौसा डिस्ट्रिक्ट में इसका फर्स्ट प्राइज़ भी हर साल मिलता है। कम से कम 15 साल से हम ये काम करते हैं। 15 साल से काम कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से आपको प्रेम मिला, और इस प्रेम के लिए जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों को, जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे वाकई में बहुत प्यार मिला, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी दौसा की भी महिलाओं को और दौसा के लोगों को। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया और आज भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे को वो अपनी फैमिली लगती है। जयपुर में भी अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन मुझे दौसा जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट है मेरा वेट करते हैं और मेरे से इलाज करवाते हैं, और मैं जैसे भी गाइड करती हूँ वो गाइड हो जाते हैं। ऐसे ही जयपुर में धीरे धीरे करके एक रेपुटेशन बनी है, और यहाँ पे भी पेशेंट मेरे से काम कराना चाहते हैं, जैसे डिलीवरी, सिजेरियन, हिस्टेरेक्टमी, सब काम हम यहाँ पे करते हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं मिले और हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिले या अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं मिले तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते, रुक जाते हैं। हमारे कदम रुके नहीं, क्योंकि हमें पूरा सपोर्ट मिला। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि पति का सहयोग बहुत ज़रूरी है विवाह के बाद में, और इनको पूर्णतया मिला, तो इनके पति को भी इस चीज़ में बहादुरी है और बधाई है कि आज ऐसी नारी समाज को उन्होंने दी जो कि सामाजिक चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।